नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 6 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान जोरदार स्वागत किया गया और इस अवसर पर ही उन्होंने राज्य में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा सुधार राज्य में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विकास और परिवर्तन प्रतिबद्धता को भी उजागर किया गया। तो कोलकाता से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 6 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान ही जोरदार स्वागत किया गया और वहीं पर इस अवसर पर उन्होंने राज्य में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा सुधार राज्य में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी, बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विकास और परिवर्तन प्रतिबद्धता को भी उजागर कर दिया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज देश में रेलवे को आधुनिक बनाने का तेज अभियान चल रहा है। हमारा ये संकल्प है कि पश्चिम बंगाल इस अभियान में पीछे न रहे। इसलिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेज विस्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। आज कलाईकुंडा और कानीमोहली सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इनसे व्यस्त रेल मार्ग की क्षमता बढ़ेगी, यात्रा सुरक्षित होगी, साथ ही यात्रियों के लिए स्पीड और सुविधा भी बढ़ेगी। साथियों, आज कामाख्या-गुड़ी, अनारा, तुमलुक, हल्दिया, बराभूम और सिवड़ी, इन 6 स्टेशनों का अमृत स्टेशन के तौर पर उद्घाटन हुआ है। हमारे बंगाल की महान संस्कृति की झलक अब इन स्टेशनों पर और भी निखर कर आ रही है। अभी यहां कई और स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। पुरुलिया और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस ट्रेन सेवा का लाभ पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। सबकी बात। साथियों,
कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा विकास का कदम जो शहर वासियों की जिंदगी बदल सकता है। जब बात यूपी की हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो फिर तारीफों के पुल बांधना तो बनता है। और इसे सच साबित करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आते हैं, और जिन्होंने सीएम योगी की जमकर प्रशंसा की। सिर्फ कागजों में नहीं, वास्तविक विकास की कहानी अब प्रदेश वासियों की जिंदगी में साफ नजर आ रही है। यातायात से लेकर बुनियादी ढांचे तक हर जगह बदलाव दिख रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यूपी में विकास की ये कहानी अब सिर्फ शुरुआत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वाकांक्षी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण करते हुए कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास केवल कागज का विषय नहीं रहा गया है, बल्कि प्रदेशवासियों के जीवन में दिख रहा है। इस परियोजना से लखनऊ के करीब 15 लाख लोगों को आवागमन में आसानी होगी, जाम से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आईआईएम रोड से आउटर रिंग रोड तक 28 किलोमीटर के इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाने में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाते समय रास्ते में आने वाले 150 से ज्यादा वृक्ष को काटा नहीं गया, बल्कि उन्हें दूसरी जगह स्थान किया गया। यह अपने आप में पर्यावरण की रक्षा के लिए मिसाल है। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को पूरा देश बुलडोजर बाबा के नाम से जानता है। माफिया और गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर उन्होंने जमीन को मुक्त कराया और उस पर विकास कार्य किए। साथ ही कहा कि बुलडोजर सिर्फ तोड़ना नहीं, बल्कि विकास की जमीन भी तैयार करता है। लखनऊ कानपुर के बीच अब 62 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है, जिससे कानपुर का सफर अब सिर्फ 35 से 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है, बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ की तहजीब के साथ साथ विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विदेश में रहने वाले भारतवंशी जब लखनऊ आते हैं तो यहाँ के विकास को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विदेश में जब भारत के लोगों से मिलता हूँ तो वे यहाँ की विकास की प्रशंसा करते हैं। यहाँ की आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान के आतंकी अब 10 बार सोचेंगे कि भारत पर आक्रमण करना चाहिए या नहीं। लखनऊ देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जो भूमिका निभा रहा है, उसको देखकर मुझे गर्व होता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लखनऊ अपने यहाँ से सैनिक और संसाधन भेजता है। आप लोगों ने अपना सांसद भेजा है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है, आपने भी देखा है, कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकवादी खेमे में तबाही मचा दी थी। यह है ब्रह्मोस का करिश्मा। और वह ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पर बनेगा। हमने आतंकवादियों के कायराना कृत्य का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार मेरे बहनों भाइयों सोचेंगे कि हमें भारत पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यदि उन्होंने फिर से ऐसा कुछ करने का सोचा तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि वे कभी भी इससे मेरे बहनों भाइयों उबर नहीं पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी के सिंगापुर, जापान दौरे का भी जिक्र करते हुए कहा
जैसा देश वैसा भेष ना अपनाते हुए उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान कायम रखा। साथियों, आप जानते हैं लखनऊ का जहां तक प्रश्न है, इसको लक्ष्मण नगरी कहा जाता था और यह भूमि तो त्रेता युग से ही सांस्कृतिक रूप से जुड़ी है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत का सांस्कृतिक प्रतिबिंब है मेरे दोस्तों। और यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक पहचान को भी उन्होंने मजबूत किया है और इसके लिए योगी जी आप बधाई के पात्र हैं। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और हमें मालूम है कि आप हाल ही में जापान और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। मैं सोच रहा था कि योगी जी विदेश, जब मैंने सुना कि योगी जी विदेश जा रहे हैं तो मुझे लगा कहीं शायद कैंसिल ना हो, लेकिन योगी जी विदेश पहुंच गए हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, वही वेशभूषा, वही गेरुआ वस्त्र, वही खाना पाना जो भारत में था वही विदेशों में भी था। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दे पर उस समय देखा होगा। विदेश जाने पर लोग अपना रंग बदल देते हैं, लेकिन हमारे योगी जी का रंग बदलने वाला नहीं है, वह केसरिया रंग है, पक्का रंग है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस संदेश से साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में विकास और सुरक्षा दोनों एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर से लेकर एक्सप्रेसवे और बुलडोजर मॉडल तक सीएम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व अब केवल कागज में नहीं बल्कि आम जनता की जिंदगी में दिखाई दे रहा है। विदेशी नागरिक भी लखनऊ की तरक्की देखकर हैरान है और देशवासियों के लिए यह शहर अब विकास और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। नायब सिंह सैनी आज करनाल के घरोड़ा में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के आवास पर पहुंचे और इस दौरान ही मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में कई राजनीतिक और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के विकास के लिए सभी स्तरों पर सहयोग और संवाद आवश्यक है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार जनहित और क्षेत्रीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता भी देती रहेगी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहकुंभरी देवी मंदिर में और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहकुंभरी देवी मंदिर पर्यटन कॉरिडोर परियोजना के तहत निर्माणाधीन स्मृति चिन्ह की दुकान और शौचालय ब्लॉक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि निर्माण कार्य समय और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर परियोजना की योजना और बजट और कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पर्यटन कॉरिडोर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाएगा और क्षेत्र का संस्कृति धार्मिक महत्व भी बढ़ेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कमी न हो और सभी सुविधाएं पर्यटकों की सुविधा अनुसार पूरी की जाए। परियोजना के पूरा होने पर यह मंदिर परिसर आसपास के क्षेत्रों में आकर्षण का केंद्र बनेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित आदि पर्व 2026 के समापन समारोह में भाग लिया। समापन समारोह में ही राज्य की संस्कृति, धरोहर, आदिवासी परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी संस्कृति राज्य की पहचान है और इसे संरक्षण और संवर्धन देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में अपनी संस्कृति विरासत को जानने और अपनाने की प्रेरणा मिलती है। समारोह में कई आदिवासी कलाकारों ने नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी कला भी प्रस्तुत की है। इस अवसर पर स्थानीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। राजस्थान दिवस पर
आयोजित विकसित राजस्थान रन 2026 का जयपुर में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक, युवा और खेल प्रेमी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये रन केवल खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की सामाजिक और संस्कृति समृद्धि को भी प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में उत्साह, सामाजिक भागीदारी की भावना को मजबूत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी ग्रीष्म ऋतु की तैयारियों की समीक्षा के लिए ही मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गर्मियों के मौसम में जन स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, बिजली, सड़क सुरक्षा जैसी स्वास्थ्य और सुविधाओं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि समय पर आवश्यक तैयारियां पूरी करें और जनता को ही किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। बैठक में संबंधित अधिकारियों ने ग्रीष्म ऋतु में संभावित चुनौतियां और उनके समाधान पर विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा को बनाए रखना है। जम्मू कश्मीर पुंज में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित मामलों के समाधान के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और ये अदालत विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के निवासियों को न्याय तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। आयोजकों ने बताया है कि लोक अदालत में कई प्रकार के मामले जैसे भूमि विवाद, पारिवारिक कलह और छोटे मोटे सिविल मामले और अन्य लंबित शिकायतों पर सुनवाई की गई है। अदालत में उपस्थित न्यायाधीशों और अधिकारियों ने सभी मामलों को त्वरित, पारदर्शी तरीके से निपटाने का भी प्रयास किया। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी दिखाई। यह कार्यक्रम राजधानी में नागरिकों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए और कार्यक्रम में मंत्री आशीष सूद ने ही साइकिल चलाते हुए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली वासी भी शामिल हुए और उन्होंने साइकिलिंग के माध्यम से फिटनेस के महत्व पर महसूस किया और जोर दिया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि फिटनेस केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने पार्टी के संस्थापक काशी राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह अवसर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि काशी राम ने समाज के वंचित और दलित वर्गों के अधिकारियों के लिए यहां पर जीवन समर्पित किया था। और मायावती ने कहा कि काशी राम का जीवन, उनके विचार भी समाज में समानता, न्याय और सामाजिक समरसता के संदेश फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर बीएसपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की 83वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के स्वाभिमान स्थल पर पूजा अर्चना और हवन किया है। मंत्री ने अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया। मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। बिहार की सियासत में सस्पेंस की नई लहर दौड़ रही है। जब जेडीयू नेता से पूछा गया कि क्या निशांत कुमार होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, उनका जवाब इतना रहस्यमयी और उलझा हुआ था कि हर कोई हैरान रह गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और जनता में उत्सुकता भी चरम पर देखने को मिल रही है। क्या निशांत कुमार सच में सीएम की कुर्सी संभालेंगे या ये सिर्फ अटकलों का खेल है? बिहार की राजनीति अब इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगला बिहार का मुख्यमंत्री क्या बीजेपी अपना सीएम बनाएगी या निशांत कुमार के नाम होगी कुर्सी? अटकलों पर जेडीयू का बड़ा बयान। जेडीयू के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद अगला सीएम कौन होगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी गलियारों में अलग अलग नामों की चर्चा हो रही है। सम्राट चौधरी तक के नाम की शोर है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, उनको लेकर भी मांग हो रही है।
कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस बीच जेडीयू नेता ने बड़ा बयान दिया है और एक बयान ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जेडीयू नेता निशांत कुमार के सीएम बनने की अटकलों के बारे में कहा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पटना में मीडिया से मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया हुआ है और इस पर आखिरी फैसला एनडीए के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मंत्री श्रवण कुमार का यह बयान उस वक्त आया है जब सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनके बेटे की जेडीयू में एंट्री हुई है और बिहार में अगला सीएम उन्हें बनाने की मांग चल रही है कि बीजेपी का अब मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब उनसे नाम पूछ लीजिए कौन बनेंगे। हम लोग को तो जो मालूम है ये सब काम जो बड़े फैसले हैं ये सभी दल के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं। अब उनकी जानकारी में बहुत ज्यादा जानकारी में होगी बात तो उनसे पूछ लेने में हर्जा क्या है, पटने में ही होंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री स्वीकार होंगे जेडीयू के नेताओं को। अभी ये बड़े नेता मिल बैठ करके एनडीए के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं और जो फैसला राजनीतिक फैसला होता है उसको उनके पक्ष में खड़ा रहना पड़ता है। निशांत जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अब ये सब बातों की जानकारी नहीं है। जो जिनके समर्थक है शुभचिंतक हैं वो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और ये फैसला तो बड़े नेताओं का। लेकिन आपके खेमे के विधायक कह रहे हैं नीतीश के बाद निशांत मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनाया जाए। डिमांड आपके डिमांड होना कोई गलत बात नहीं है। डिमांड में जो तासीर है, जो लोगों में क्षमता है उसके हिसाब से लोग इसको बात को रखते हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन ये फैसला बड़े नेता ही करते हैं। ठीक। बीते 2 दशक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। हाल ही में उन्हें नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में अगर चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और इसी खबर ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा रखी है। लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश के बाद कौन संभालेगा बिहार का कमान। खास बात यह है कि इस घटनाक्रम के बीच अब तक राजनीति से दूर रहे उनके पुत्र निशांत कुमार ने बीते 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली और सक्रिय राजनीति में उनका पदार्पण हो गया है। निशांत कुमार की अचानक हुई पॉलिटिकल एंट्री ने सबको चौंका दिया है। जेडीयू के कई नेता अब उन्हें युवा चेहरा बता रहे हैं। कुछ विधायक खुलकर कह रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कार्यकर्ताओं की मांग है कि बेटा पिता की विरासत संभालेगा। कुछ नेताओं का मानना है कि कई पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में वे पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। इसी वजह से कुछ विधायकों की ओर से मांग उठी है, उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार की राजनीति में इस समय कई संभावित नामों को लेकर चर्चा हो रही है। इनमें बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी बार बार सामने आता जा रहा है। सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार सरकार के गृह विभाग संभाल रहे हैं और संगठन में भी सक्रिय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सम्राट को दिल्ली बुलाया था। इससे अटकलें और तेज हो गई है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार तैयार कर रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच बिहार के कुछ नेता निशांत को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि एनडीए ने सीएम बीजेपी से ही होना चाहिए। हालांकि दोनों ही पक्षों की ओर से अभी कोई भी स्पष्ट दावा नहीं कर रहा। इसी बीच गठबंधन के भीतर अन्य नेताओं को लेकर भी अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि बिहार में सत्ता संतुलन को देखते हुए किसी भी फैसले में एनडीए के सभी घटक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जेडीयू की ओर से फैसला एनडीए नेतृत्व पर छोड़ देने के बाद यह सवाल और दिलचस्प हो गया है। आने वाले समय में राजनीति समीकरण और गठबंधन की रणनीति ही तय करेगी कि बिहार की कमान किसे सौंपी जाएगी। अभी के लिए इतना तय है कि निशांत कुमार का नाम सामने आने से बिहार की राजनीति में एक नया सस्पेंस जरूर पैदा हो गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।